अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कैसल आर्क के पार्ट 2 वीडियो में आपका स्वागत है, जिसमें चैप्टर 156 से लेकर 168 तक देखेंगे। पिछले वीडियो में देखा था तांजीरो और गियो अकाजा का सर काटने के बाद भी वो स्टिल मूव कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ शिनोबु डोमा के हाथों मारी जाती है। इस इन्फिनिटी कैसल के अंदर अब तक जो भी देखा था वो जस्ट शुरुआत है। लेट्स गेट स्टार्टेड द ट्रू स्टोरी ऑफ इन्फिनिटी कैसल। राक्षसों के बारे में सुना था, पहली बार एक राक्षस को देखा। उसके बारे में कोई लिखना या पढ़ना नहीं चाहिए। उसका कोई नामो निशान इतिहास के पन्नों में नहीं रहना चाहिए। I am enforcing the army and signing a death warrant of the biggest criminal in India. तांजीरो को होश आ गया था तो वो देखता है कि अकाजा स्टिल मूव कर रहा था, तो वो अपना स्वॉर्ड से उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसके शरीर में स्ट्रेंथ ही नहीं था, जिसकी वजह से वो स्वॉर्ड स्लिप हो जाती है। अकाजा को रोकना होगा वरना वो रीजनरेट हो जाएगा। तो तांजीरो अपने हाथों से उसे मुक्का मारता है तो अकाजा को अपना मास्टर याद आते हैं। नौ अकाजा अब डिस्ट्रक्शन फॉर्म एक्टिवेट करने वाला था, जो रेन गोकू के खिलाफ इस्तेमाल किया था। गियो चिल्लाता है कि तांजीरो मेरा फिक्र मत कर, लेकिन तांजीरो आड़े में आ जाता है, जिसे अकाजा के अटैक्स उन दोनों की हिट करता है। इसके बाद अकाजा अपने मास्टर को याद करवाने के लिए तांजीरो को थैंक्स कहकर वो अटैक अपने आप पर ही ले लेता है। इट्स सो इमोशनल बिकॉज अकाजा के बॉडी अपने आप ही रीजनरेट हो रहा था, लेकिन अकाजा बोलता है कि प्लीज रीजनरेट होना बंद करो, मैं इस लड़ाई में हार चुका हूँ, तो मैं अब कम्प्लीटली मरना चाहता हूँ। अकाजा को अपना डैड दिखते हैं, जो कि वह बहुत ही खुश थे। इवन अकाजा के मास्टर उसे हेट नहीं करते, वो सभी उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन तभी मुजान उसे कहता है कि क्या तुम स्ट्रॉन्ग बनना नहीं चाहते, क्या तुम यही मरना चाहते हो, जिसे अकाजा फिर से एक सेकंड ईविल बन जाता है। लेकिन उसकी वाइफ उसे कहती है कि बस बहुत हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। अकाजा रोते हुए उससे माफ़ी मांगता है कि जब उसकी ज़रूरत थी तब वो उसके साथ नहीं था। उसकी वाइफ बोलती है कि मैं बहुत खुश हूँ कि तुम हमें अब तक याद रखे हो, और वो बहुत ही खुशी से कहती है कि वेलकम बैक माय हस्बैंड। ना इसी के साथ अकाजा की बॉडी पूरी तरीके से मिट जाता है। तांजीरो और गियो काफ़ी देर लड़ने की वजह से बेहोश होकर पड़ जाते हैं। कासुगाई क्रोस एक खबर सबको बताते हैं। इवन अकाजा का प्रेजेंस गायब होने का कोकोशिबु और डोमा को भी पता चल जाता है। डोमा अकाजा को खोने का एक्टिंग करता है। तभी कनाओ बोलते कि एक्टिंग करना बंद करो, मैं जानती हूँ तुम्हारे अंदर कोई इमोशंस नहीं है। वो उसे बहुत ही बेइज्जती करने लगती है, जिसे सुनकर डोमा सीरियस हो जाता है। और तो और वो बोलती है कि तुम्हारी ज़िंदगी बिल्कुल मीनिंगलेस है, तो तुम्हें जल्द मरना होगा। वो अपना आइस ब्लिंक करने से पहले ही डोमा उस पर हमला करने लगता है, लेकिन कनाओ उसके अटैक्स को डॉच करते हुए इसके शरीर को चीर देती है, जिसके पावर्स को देखकर डोमा एक्नॉलेज करता है कि कनाओ शिनोबु से ज्यादा ताकतवर है। वहीं कनाओ डोमा के प्रेजेंस ऑफ प्रेशर से ही कांपने लगती है, लेकिन वो हार नहीं मानती। वो उस पर अपना ब्रीथिंग फोर्थ फॉर्म से वार करने लगती है। तो डोमा भी अपना ब्लड डीमन आर्ट एक्टिवेट कर लेता है। कनाओ का खास एबिलिटी स्पेशलाइज है, जिसे अपना ओपोनेंट्स के अटैक्स को परफेक्टली देख सकते हैं। इतना ही नहीं बल्कि प्रेडिक्ट भी कर सकते हैं कि उनका अगला अटैक्स क्या होगा। दोनों ही पागलों की तरह लड़ रहे थे। डोमा अब व्हाइट ब्लिजार्ड प्रिंस को समन कर लेता है, जिसे वहां सारा जगह बर्फ स्प्रेड होने लगता है। कनाओ को काफी दिक्कत हो रही थी लड़ने में, पर तभी वो नोटिस करती है कि उसका स्वॉर्ड गायब है, विच मीन्स डोमा हैव टेक इट। डोमा अब एक ह्यूज मैसिव अटैक करता है। कनाओ को समझ ही नहीं आता कि अब वो क्या करे। Guess what happened next?
डोमा वर्सेस इनोसुके बैटल स्टार्ट होता है। वो एंटर होती है, इस पर पागलों की तरह वार करता है। वो भी उसका मजाक उड़ाने लगता है। अच्छा तू ही है अपर मून 2, जिसे देखकर वो और भी एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि वो चाहता है कि डोमा को मार के वो और भी फेमस हो। इनोसुके कनाओ से शिनोबु का हाल पूछता है। कनाओ बताती कि वो मर चुकी है, जिस बात पर डोमा बताता है कि हाँ मैंने ही उसे खाया है। इनोसुके को शिनोबु का साथ गुजारे हुए मेमोरीज याद आते हैं। इसके बाद क्या, वो बहुत ही पागल हो जाता है। डोमा के अटैक से अपने आप को डिफेंड कर लेता है। इतना ही नहीं बल्कि वो कनाओ का स्वॉर्ड वापस उठा लेता है, जिसके फ्लेक्सिबिलिटी और स्पीड को देखकर डोमा ही हैरान था, तो वो खुद ही उस पर वार करने आता है। एट दिस पॉइंट इनोसुके उसका इक्वल फाइट कर रहा था। वो फलक झपकते ही डोमा की आंखें चीर देता है, साथ ही वो अपने बॉडी के जॉइंट्स को रिलोकेट कर लेता है। डोमा पूछता है कि क्या तुम्हें अपने बॉडी पार्ट्स को रिलोकेट करते हुए दर्द नहीं हुआ, तो वो उसे इंटरेस्टिंग लगता है। इनोसुके बताता है कि वो जंगल में बड़ा हुआ है, जिसे उसके शरीर में पॉइजन का थ्रू कोई असर नहीं होगा। बट गाइस सडनली इनोसुके का मास्क गायब था। अगेन ही डिड द सेम थिंग। डोमा उसका मास्क का मजाक उड़ाने लगता है और वो कहता है कि मैं तुम्हारे इस आंखें को जानता हूँ। वो पूछता है कि क्या हम पहले कभी मिले हैं। इनोसुके बोलता है कि मैं पहली बार तुम्हारा इस चेहरा को देख रहा हूँ। तभी डोमा को याद आने लगता है, जब वो एक ह्यूमन था तो उसके पास एक औरत आई थी जो कि वो काफ़ी यंग थी। उसके हाथ में एक बच्चा भी था। उसका हस्बैंड और मदर इन लॉ रोज़ाना उसे टॉर्चर करते रहे, तो वो बहुत ही ज़ख्मी हो गई थी और ना ही उसके कोई रिश्ते थे। उसके सेफ्टी के लिए कोई भी जगह नहीं थी, तो डोमा उसे अपने साथ रहने के लिए मान लिया था। इनोसुके और उसकी माँ की शक्ल बिल्कुल सेम है। इनोसुके ये बात नहीं मानता। वो बताता है कि उसकी कोई माँ नहीं है, वो तो बस बोर में बड़ा हुआ है। डोमा बताता है कि तुम एक इंसान हो, तो तुम्हें भी एक इंसान ही जन्म दिया है। आगे डोमा बताता है कि उसकी माँ बहुत ही खूबसूरत और गाना भी गाती थी। वो पिंकी प्रॉमिस के लफ्ज़ इस्तेमाल करके तुझे सुनाया करती थी। तभी इनोसुके को ये सब याद आने लगता है अपने माँ के बारे में। मोरेवर डोमा बताता है कि उसकी माँ को सब कुछ पता चल गया था कि किस तरह वो अपने वॉरशिपर्स को खा जाता है। वो अब उसकी कोई बात सुनने तैयार नहीं थी, तो अब वो टेम्पल से भागने लगती है। जब अंधेरी रात था, इनोसुके की माँ अपने बच्चे से माफ़ी मांगती है कि वो कितना बेवकूफ़ी डिसीजन ली थी। वो भागते भागते पहाड़ के ऊंचाई पर पहुंच जाती है। वहां भागने के लिए और कोई रास्ता नहीं था, तो वो रोते हुए उससे माफ़ी मांगती है, लेकिन डोमा उसे मार देता है। डोमा एक्सट्रीमली एक साइको था, जिसने मासूम बच्चे पर बिना रहम करे समंदर में फेंक देता है। इनोसुके सब सुनकर काफ़ी शॉक हो जाता है कि किस तरह उसके माँ मारे गए। नाउ इनोसुके अब एक्सट्रीमली पागल हो जाता है। अब तक वो बस फन के लिए लड़ रहा था, नाउ पहली बार वो अपना माँ के बदला के लिए लड़ेगा। द फाइट विल गोइंग वेरी टफ। तीनों आपस में लड़ने लगते हैं। लेकिन अचानक डोमा वहां से भागने की कोशिश करता है। इतना ही नहीं बल्कि वो अपने क्रिस्टल क्लोन समन कर लेता है, जो बहुत ही डेंजरस है। उससे लड़ना उन दोनों के लिए काफ़ी मुश्किल हो रहा था। इनोसुके जख्मी हो जाता है। डोमा बाहर जाने ही वाला था, बट सडनली उसका शरीर पिघलने लगता है। इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाते हैं, जिसमें शिनोबु अपना प्लान अपने सिस्टर से शेयर करती है। जब वो अपर मून 2 से मिलेंगे, जो उसके बहन के कातिल हैं, तो शिनोबु कहती है कि वो अपने आप को सेक्रीफाइस कर लेगी। कनाओ ये सुनकर हैरान हो जाती है। उसके इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग डोमा औरतों को खाना पसंद करता है जिसके बॉडी एक्सेलेंट कंडीशन में हो। तो शिनोबु बताते हैं कि वो इस काम के लिए परफेक्ट रहेगी, क्योंकि आपको याद ही होगा मास्टर उबयाशिकी तमायो को इन्वाइट किया था अपना मेंशन में। वो इसीलिए था कि वो शिनोबु के साथ मिलकर एक ऐसा पॉइजन क्रिएट करे जिसे अपर मून डीमंस को डिफीट कर सके। आल्सो तमायो पहले मुजंग के साथ रहा करती थी, तो श्योरली उसे अपर मून की वीकनेस पता होगा। खैर डोमा हिल नहीं पा रहा था, जिसे उसका क्लोन भी वीक होने लगता है। तो इस मौके का फायदा उठाकर इनोसुके उसे तोड़ देता है और वो दोनों पहचान लेते कि वो पॉइजन का असर हो रहा है। नाउ अब दोनों उसका सर काटने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन डोमा एक बड़ा सा बुद्धा स्टैचू समन कर लेता है, जो कि वो धमाका मचाने लगता है। इसके बाद हमें कनाओ और शिनोबु का एक फ्लैशबैक दिखाते हैं, जिसमें शिनोबु कहते कि कनाओ, अगर तुम इस पावरफुल टेक्निक को इस्तेमाल किया तो तुम हमेशा के लिए एक ब्लाइंड बन सकती हो, तो तुम अपने आप को इतना नुकसान मत पहुंचाओ। कनाओ कहते कि आप मुझसे क्यों कह रहे हैं, जबकि आप अपनी ज़िंदगी दांव पर लगा रहे हो, तो आप मेरा चिंता क्यों कर रहे हैं। कनाओ को शिनोबु का मौत सहारा नहीं जाता।
तो वो अपना फाइनल फॉर्म लिली आइस टेक्निक एक्टिवेट करने लगती है। इस टेक्निक को एक्टिवेट करने से सारे विजुअल्स बहुत ही क्लियरली और स्लो मोशन में दिखता है। तो कनाव बिजली की रफ्तारी से डोमा की तरफ आगे बढ़ने लगती है। वो अपना स्वॉर्ड से उसका सर काटने ही वाली थी, लेकिन डोमा के अटैक्स उसे हिट करने लगता है, जिसे वो स्लोली फ्रीज होने लगती है। तो हमारा इनोसके अपना स्वॉर्ड कनाव का स्वॉर्ड पर थ्रो करता है। इनोसके अपना स्वॉर्ड थ्रो करने की वजह से उन दोनों की तलवारें डोमा को सर को चीर देता है। नाउ फाइनली अपर मुंटू पूरी तरह से मर जाता है। शिनोबु आफ्टर लाइफ में डोमा की मौत को देखकर काफी खुश हो जाती है। इनोसके अपने माँ के बारे में सोचकर आंसू बहाने लगता है। कनाव अपने ड्रीम्स में 2 बहनों से मिल पाते हैं, जो कि अब वो तीनों काफी खुश थे। इसके बाद इनोसके और कनाव डोमा को हराने के बाद वहाँ से निकल पड़ते हैं और वो काफी जख्मी हो गए थे। वहीं तांजीरो को होश आ जाता है। जब वो उठकर देखता है तो गियो अपना स्वॉर्ड को तेज कर रहा था और वो बताता है कि तुम्हारे खून नहीं रुक रहा था, तो मैंने फायर के थ्रू कुछ प्रेशर्स तुम्हारे हाथों के हिस्सों में डाला है, जिससे तुम्हें अब दर्द कम हो जाएगा। तांजीरो बताता है कि वो पहले से अब थोड़ा ठीक है। गियो बोलता है कि यह अभी शुरुआत है, हमारा मेन टारगेट मुजान है, उसे किसी भी हालात पर हराना होगा। तभी कागुया क्रॉस उन्हें बताते हैं कि शिनोबु, कनाव और इनोसके मिलकर अपर मुंटू डोमा को मार दिया है, जिसे सुनकर तांजीरो खुश हो जाता है। इसके बाद हम मित्सुरी ओबानाई वर्सेस नाकी में बैटल में एंटर होते हैं। मित्सुरी ओबानाई से कहते हैं कि वो अपर मुन 4 है। ओबानाई पहचान लेता है कि नाकी में अपर मुन 4 के पोजीशन में आ गई है। मित्सुरी अब बिना सोचे समझे उस पर हमला करने लगती है, लेकिन नाकी में जिसे नीचे गिरने लगती है। ओबानाई उसे बचा लेता है और वो मित्सुरी से कहता है कि वो थोड़ा दिमाग से काम लिया करे, जिसे सुनकर मित्सुरी को शर्म आ जाती है। नाकी में अब उन दोनों को अलग करने के लिए कोशिश करती है। नाउ अब इन तीनों के अंदर बैटल शुरू हो जाती है, लेकिन नाकी में बार बार जिसे मित्सुरी और ओबानाई तंग हो जाते हैं। वहीं गियोमे और मियोचिरो मुजान के करीब थे, लेकिन तभी नाकी में मियोचिरो को कई और जगह टेलीपोर्ट कर देती है, और वो जगह कोकोशिबु का प्रेजेंस ऑफ प्रेशर से ही मियोचिरो का हाथ पहली बार कांपने लगता है। कोकोशिबु सी थ्रू वर्ल्ड के जरिए मियोचिरो का कंप्लीट बॉडी और स्ट्रेंथ देख लेता है। कोकोशिबु उसका नाम पूछने लगता है। मियोचिरो भी अपना नाम बताता है, तोकितो मियोचिरो, जिसे सुनकर कोकोशिबु पहचान लेता है कि सुगुको ने नाम रिमूव कर दिया है। मियोचिरो पूछता है कि वो कौन है, जिस पर कोकोशिबु बताता है कि जब मैं इंसान था तब मेरा नाम सुगुको नी मिचिकात्सु था और तुम मेरे ब्लड लाइन के हो, जिसे सुनकर मियोचिरो शॉक हो जाता है। इतना ही नहीं, वो अपने इमोशंस को डिसअपियर करके काम रहता है, जिसके मेंटल स्ट्रेंथ और कामनेस को देखकर कोकोशिबु इम्प्रेस हो जाता है, क्योंकि वो इतना खतरनाक हालात में भी काम है। खैर, मियोचिरो बहुत ही तेजी से कोकोशिबु पर वार करता है। उसके सारे अटैक्स कोकोशिबु को थोड़ा सा भी हिट नहीं करता, क्योंकि मून ब्रीथिंग इज फार सुपीरियर पावर कंपेयर टू मिस्ट ब्रीथिंग एंड आल्सो उसके पास कई सालों की एक्सपीरियंस है। खैर, कोकोशिबु मियोचिरो का हिम्मत को देखकर काफी हैरान था, क्योंकि 14 साल का लड़का उसके सामने लड़ने के लिए खड़ा है। और कोकोशिबु कहता है कि मैं अपना ब्लड लाइन से यही एक्सपेक्ट करता था। मियोचिरो गुस्से से कहता है कि तुम्हारे जनरेशन में 1000 साल गुजर चुके हैं, तो अब मेरा शरीर में तुम्हारा ब्लड एक सिंगल ड्रॉप भी नहीं बचा। और वो अपना कर्स मार्क एक्टिवेट कर लेता है, जिससे उसकी पावर 2 गुना बढ़ जाता है। जिसकी पावर्स को देखकर कोकोशिबु डिक्लेयर करता है कि मियोचिरो, मिस्ट ब्रीथिंग में तुम्हारी तरह यूजर को मैं पहली बार देख रहा हूँ। ये कहते ही वो उसका एक हाथ चीर देता है, क्योंकि वो उसका रेस्पेक्ट करता है। इसके बाद वो अपना स्वॉर्ड वापस रख लेता है। मियोचिरो अपना हाथ कटने के बाद भी वो उस पर अगला वार करता है, जिसका हिम्मत को देखकर कोकोशिबु काफ़ी हैरान था, और वो उसी का स्वॉर्ड से उसे एक बिल्डिंग में बंद कर देता है। और वो बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम एक डीमन बन जाओ, तो तुम हमारे मास्टर मुजान को हेल्पफुल रहोगे। अगर तुम डीमन बन जाओ तो तुम्हारा हाथ फिर से आ जाएगा। वहाँ गेनिया भी था, जो कि वो चुपके से उस पर हमला करने ही वाला था, लेकिन कोकोशिबु अचानक गोस्टी की तरह उसका पीछे खड़ा होता है और उसका हाथ और शरीर चीर देता है। कोकोशिबु पहचान लेता है कि गेनिया डीमंस को खाया है, जिसे वो मरा नहीं था। तो कोकोशिबु उसे पूरी तरह ख़त्म करने वाला था, लेकिन तभी सेना में आकर उसे बचा लेता है दी सेवियर।おいおい、なんだか面白いことになってるな。कोकोशिबु पहचान लेता है कि ये विंड हाशिरा है। सेना में गुस्से से कहता है कि हाँ, तूने सही कहा,
और तुम अब मेरे हाथों मरने वाला है कमीने। गेनिया अपने भाई को देखकर हैरान था और वो उससे माफ़ी मांगता है। कोकोशिबू समझ जाता है कि वो दोनों भाई हैं। सनामी अपने भाई के हालात को देखकर पागल हो जाता है। तो अब सनामी कोकोशिबू पर भारी पड़ने लगता है, जिसे कोकोशिबू पहली बार अपना स्वाड उठाने लगता है। एंड नाउ द ट्रू बैटल हैज बीन स्टार्टेड। वो दोनों आपस में पागलों की तरह लड़ने लगते हैं। सनामी का फिजिकल पावर्स और अटैकिंग एबिलिटीज को देखकर कोकोशिबू काफी हैरान था, क्योंकि वो इतना देर तक वो उसके सामने रुक रहा है। हालांकि उसका एक अटैक भी कोकोशिबू पर हिट नहीं किया, बट ही हैव करेज। सनामी हर तरीका अपना लेता है, लेकिन वो थोड़ा थोड़ा करके स्लो हो रहा था। कोकोशिबू अब 6th फॉर्म इस्तेमाल करने लगता है, जिससे सनामी बहुत ही जख्मी हो जाता है। जिस पर कोकोशिबू कहता है कि अगर तुम थोड़ा सा भी मूव करोगे तो तुम्हारा ऑर्गन्स बाहर आ जाएंगे। लेकिन सनामी इसे सीरियस ही नहीं लेता, क्योंकि द ओनली रीजन इज हिज ब्लड। सनामी का ब्लड एक रेयर टाइप ब्लड है, यानी अगर कोई भी डीमन उसका ब्लड को स्मेल करता है तो उनके मूवमेंट स्पीड स्लो हो जाती है। ये बात सनामी को तब पता चलती है जब उसकी माँ एक डीमन बनकर उन पर हमला करने आती है। तो सनामी अपने भाई को बचाने के लिए उसकी माँ को मार देता है। तब उसे पता चलता है कि सब उसकी ब्लड की खासियत है। इवन दो वो एक डीमन को सूरज आने तक उसे कस के पकड़ा था, जिसे वो सूरज में जल के राख हो जाता है। तभी सनामी को एक डीमन स्लेयर मिलता है, जो कि वो भी उसी डीमन को ढूंढ रहा था। सनामी और मसाचिका अच्छे दोस्त बन जाते हैं, लेकिन टेस्ट के दौरान डीमंस मसाचिका को मार देते हैं, जिसे सिर्फ सनामी ही उस टेस्ट में पास हुआ था और एक हाशिरा बना था। अब सनामी पूरी ताकत से उस पर स्वाड चलाता है, लेकिन कोकोशिबू उस हमले को रोक लेता है। वंस अगेन हमें एक फ्लैशबैक दिखाते हैं। सनामी पहली मुलाकात में सबसे बदतमीजी से बात करने लगता है, इवन उबयाशिकी से। बाकी हाशिरास उसे घूरने लगते हैं, पर गियोमे तो उसे धमकी ही देता है कि वो तमीज़ से बात करें। उबयाशिकी उसके बातों को सीरियस नहीं लेते। सनामी कहता है कि तुम सिर्फ ऑर्डर्स देते हो, अगर तुम्हें लोगों की इतनी चिंता है तो तुम भी डीमन से लड़ो ना। उबयाशिकी कहता है कि मुझे माफ़ करना, मैंने कई बार स्वाड चलाने की कोशिश की तुम्हारी ही तरह, लेकिन मेरी कमज़ोरी मुझे रोक रही है, जिसे मैं नहीं लड़ सकता। मैं जानता हूँ तुम्हें कितना कुछ सहना पड़ रहा है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि तुम मेरी बात मानो, मैं बस तुमसे इतना चाहता हूँ कि तुम एक हाशिरा होने के नाते लोगों की रक्षा करो और उनके लिए लड़ो। इवन वो मासाचिका के बारे में बात करते हैं। उबयाशिकी उन सब को जानते हैं जो डीमन स्लेयर कॉर्प्स में हैं, हालांकि वो मर भी गए हो। उन सब से वो मोहब्बत करते हैं। इसके बाद वो सनामी को एक लेटर देते हैं, जो कि वो मासाचिका उसके लिए छोड़कर गया था। उसमें लिखा था कि सनामी, हमारा आने वाला कल अच्छा रहे तो तुम उसके लिए कोशिश करना और तुम अपने भाई का ख्याल रखना। जिसे सुनकर सनामी इमोशनल हो जाता है। कोकोशिबू उसका सर काटने ही वाला था, लेकिन सनामी अपना भाई का गन इस्तेमाल करके उस हमले को रोक लेता है और उस पर फायर करता है। बट अनफॉर्चुनेटली वो अटैक भी उस पर हिट नहीं करता। एंड नाउ कोकोशिबू बहुत ही सीरियस हो जाता है। वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर तभी गियोमे एंटर होता है इस खतरनाक बैटल में। कोकोशिबू उसके प्रेजेंस से ही पहचान लेता है कि वो अब तक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्टोन हाशिरा है। गियोमे उसे लड़ने के लिए आगे बढ़ता है और इसी के साथ चैप्टर 168 एंड होता है। इन्फिनिटी कैसल का अब बस सिर्फ 15 चैप्टर्स बाकी है। अगर आप मुझे सपोर्ट करोगे तो मैं ज़रूर वीडियो लाऊंगा। इफ़ यू वांट पीस प्रिपेयर फॉर वॉर। अभी मत समझना कि लड़ाई ख़त्म हो गई है। ये अभी पहला चैप्टर था, असली कहानी